हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुके हैं, जो क्वेश्चन 79 से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकेंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस या ए और बी दोनों? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि मैं आप लोग को साथ ही साथ समझा दूं कि पढ़ाई का काम सामान्य रूप से नज़दीक से ही किया जाता है, किंतु कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड पर लिखित टेक्स्ट को पढ़ना भी पढ़ाई का काम ही है। उल्लेखनीय है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अपने निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूरस्थ यानी निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को चश्मे में अवतल लेंस लगाने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को चश्मे में अवतल लेंस लगाने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत दूरदृष्टि यानी हाइप्रोमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति दूर से वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को चश्मे में उत्तल लेंस लगाने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अवतल लेंस एंड उत्तल लेंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सामाजिक अध्ययन की तरफ चलते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इससे आपको 2 फायदे होते हैं। पहला कि आप टेस्ट दे पाते हैं और दूसरा आपका रिवाइज हो जाता है। इसलिए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, समय को जाया ना करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इनके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया अफ्रीका से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिणी अमेरिका तथा शेष 2 पश्चिम यूरोपीय तथा अन्य राज्यों से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? स्वर्ण सिंह, स्वराजलाल, स्वराजपाल या धनराजपाल? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, स्वराजपाल। स्वराजपाल एकमात्र भारतीय हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है?
हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर या चेन्नई? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगलौर। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम बंगलौर को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा, रामेश्वर तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 जून 1998 में, 9 जून 1998 में, 11 मई 1998 में, 20 मई 1998 ईस्वी में? तो चलिए फ्रेंड्स आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण द्वितीय परीक्षण किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ग्रैंड केनियन है एक खड्ड, एक बड़ी तोप, एक नदी या एक पुरानी तोप? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक खड्ड। ग्रैंड केनियन एक खड्ड है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देशांतर रेखा। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो फ्रेंड्स किसी भी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार देशांतर रेखा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, स्थान प्रंगणा के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के बोडो निवासी है। बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को या हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। यह अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है। इसके दोनों सिरों पर कोलन और पनामा बंदरगाह स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या है? एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक पठार? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। फ्रेंड्स इसे भी आप याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है। तो ये यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय या अरावली? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिवालिक। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है। इसमें पहला है महा हिमालय, यह सबसे ऊपर उत्तर की श्रेणी में है। दूसरा है लघु हिमालय, भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पर है। तीसरा है ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। और चौथा है शिवालिक, यह मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वतीय पद्य भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रबड़ का मुख्य उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ से भारत का 90% रबड़ प्राप्त होता है। याद रखिएगा यहाँ पर 90% रबड़ प्राप्त होता है। केरल के अलावा यह तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। भारत में पहला कृत्रिम रबड़ कारखाना 1955 ईस्वी में बरेली में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा ये किस सन ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1955 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित हुआ? तो बरेली में स्थापित हुआ। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन का होता है कि कहाँ स्थापित हुआ तो बरेली में। किस सन ईस्वी में? तो 1955 में। और सबसे बड़ा राज्य कौन है रबड़ उत्पादक का? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्र वर्षा क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल को मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। भारत में मानसून जून माह से सितंबर तक सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूल भरी आंधियां चलती है। और इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? अनईमुड़ी, नीलगिरी, मल्ल्यागिरी या इनाईमलाई? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैले हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ एवं पूर्वी पश्चिमी घाट को मिलाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। ये किस सन ईस्वी में इसका संस्थापना हुआ ये भी हम आपको साथ ही साथ बताएंगे। ये ओ ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया था। देखिए याद रखिएगा किस सन ईस्वी में? तो 1885 ईस्वी में हुआ। और कौन कौन किया? तो ए ओ ह्यूम और उनके साथियों ने। ए ओ ह्यूम एक सिविल सेवक थे। 1885 में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया और इसके पहले महासचिव बने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो क्या थे? तो वो एक असैनिक सेवक थे। और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? 1911 में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, या 1941 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी में मार्च में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र के केस के कारण दिया गया था। याद रखिएगा, किस केस के कारण? तो फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बीसी पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल ने, या उधम सिंह ने? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, उधम सिंह ने। लंदन में जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। लंदन में जनरल डायर की हत्या का उधम सिंह ने किया। उधम सिंह गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। अगर फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन कह दे कि ये कहाँ का निवासी था, तो फ्रेंड्स ये पंजाब का निवासी था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी का गठन खालिस्तान की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरानी आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। स्वराज्य पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। अगर क्वेश्चन कहता है कि स्वराज्य पार्टी का गठन किस सन ईस्वी में हुआ, तो 1923 ईस्वी में हुआ। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA की स्थापना हुई बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, या इंग्लैंड में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। INA की स्थापना सिंगापुर में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, या AP बोस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकता है, किस सन ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस सन ईस्वी में हुआ? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब 1919 ईस्वी में हुआ। अगर क्वेश्चन करता है कि उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।